तमाम अपोजिशन जमातें एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो सकेंगी? हाँ, बस पहले ये कि जाहिर है कि IMF जैसा खिलवाड़ दुनिया के साथ पाकिस्तान के सिर्फ एक वज़ीर आज़म ने किया, जिसका नाम इमरान खान था, जिसने ब्लेटेंट धोखा दिया और आज पूरा पाकिस्तान उसका नतीजा भुगत रहा है। लिहाजा हम सच कहे बगैर नहीं रह सकते कि ये बात ना कहें तो ये सुई अटकी रहेगी तो फिर आगे कहीं हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें बिल्कुल अपनी बात करनी पड़ेगी कि ये वहाँ मानेंगे कि इस तरह का धोखा दुनिया में बैठ के पाकिस्तान के किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिया, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। वो अच्छी लगे या बुरी लगे, बात तो होनी है। अच्छा, अब आप आ जाएं शाहिद खाकान अब्बासी। देखें, ये मीडिया की आप बोल लें नवीद साहब, मैं नहीं प्लीज, वक्त कम है जी। आमिर साहब, आपका टाइम नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा, मैंने तो कहा बार बार आवाज आ रही है तो बात कर नहीं, आपका टाइम है जी। अच्छा, उन्होंने कमेंट शाहिद खाकान अब्बासी का मसला है, शाहिद खाकान अब्बासी का मसला ये है कि वो मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है। हजूर, आपको दोबारा वजीर आज़म नहीं बनाया, आपकी मर्जी पे आर्मी चीफ तैनात नहीं किया, आपको तो जनाब वजीर आज़म नवाज शरीफ 2015 के एंड पे सैक करने लगे थे। उस वक्त शहबाज शरीफ ने बचाया क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस आया था। तो फिर ये चलते रहे, प्राइम मिनिस्टर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब बंदे के जहन में आ जाए कि मैं इसके बगैर कुछ नहीं हूं। ये ब्रीफकेस उठा के तो लाहौर में गए थे, आबिद शेर अली को सीट दी जा चुकी थी जिस पे ज़िमनी इलेक्शन इन्हें लड़वाया ख्वाजा आसिफ की रिक्वेस्ट पे नवाज शरीफ ने, और आबिद शेर अली ने मुहिम भी चलाई, ख्वाजा आसिफ ने भी चलाई। अब आप मुझे बताएं, जो फजलुर रहमान साहब हैं तो वो सियासत में किस लिए आए हैं? वो गिव एंड टेक किस चीज का नाम है? इक्तदार में आने का नाम है ना सियासी जमातों का। तो वो क्यों नहीं बातचीत करेंगे? वो किसी के लिए क्यों कंधा इस्तेमाल करेंगे? आपको अगर सियासत करनी है, अपने जोरे बाजू पे यकीन है, तो सियासत के साथ माकूलियत और मकबूलियत और सारा सिस्टम आपको लेके चलना है। आप कहें कि जनाब मैं जेल में बैठा हूं, बाकी सारे जेल में चले जाओ, मर्जी मेरी है, आधों को लगा दो मुज़ाकरात से एस्टेब्लिशमेंट से, आधों को लगा दो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गालियां देने के लिए, दशनाम तराजी के लिए। जब जो दिल करे आप करें, और आप कहें कि मैं मकबूल सियासी जमात हूं, तो भाई फिर आप ले लें मकबूलियत से। आप घुटने नहीं टिकवा सके, आपको रास्ता लेना पड़ेगा। अब चाहे आप कौम परस्तों के पास जाएं, चाहे आप पाकिस्तान दुश्मनों के पास मिलने के लिए चले जाएं, जो पाकिस्तान के मुखालिफिन से पैसे लेकर धरने देते हैं, आपको आदत पहले से पड़ी हुई है, अब आपकी वो सहूलतकारी नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आज एक पेज पे है, कल आपके साथ थे, अब आप वो रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ आपको वो रास्ता नहीं दे रहे, बस इतनी सी बात है। पॉइंट आ गया जी। क्विकली वापस आएंगे, इसी सवाल पे दिए गए एक्सपर्ट्स की राय लेंगे हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें मुत्तफिक होंगी एक एजेंडे पर मिलके, ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें हुई हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगी? देखिए, हनूज दिल्ली दूरस्त, और ये अलायंस जो 2 साल पहले PTI को जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बना लेना चाहिए था, वो उसमें इस इत्तेहाद को बनाने में नाकाम रही। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इत्तेहाद और तहरीकें जो हैं वो इज्तिमाई और कौमी एजेंडे पर चलती हैं। बदकिस्मती से PTI की जो जेल से बाहर लीडरशिप है इस वक्त सारी, वो एक कंप्रोमाइज लीडरशिप है, और वो कोई जो है वो कौमी एजेंडा या इज्तिमाई एजेंडा अपोजिशन को देने में नाकाम रही है। और इनफरादी बुनियाद पर PTI जो तहरीक चलाना चाहती है बानी PTI की रिहाई के लिए, इस पर शायद जो दूसरी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वो मुतहद ना हो। और आज एक बात जरूर होती होगी कि PTI को नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम, जो बाबा जमहूरियत जिनको हम कहते थे, जो अलायंस बनाते थे, अब वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ होते थे तो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना देते थे, और नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे तो बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बनाते थे। और इत्तेहाद वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी उन्होंने बनाया, ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD में भी वो शामिल रहे। और देखिए कि MRD की मूवमेंट क्यों कामयाब हुई, वो इसलिए कामयाब हुई कि वो एक इज्तिमाई और कौमी एजेंडे की बुनियाद पर जो है 1 पॉइंट एजेंडे पर जो है वो मूवमेंट और तहरीक जो है वो कायम हुई थी, जो कामयाब रही। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए, तो आप कह रही हैं कि एक एजेंडे पर आ जाएंगी ये तमाम सियासी जमातें, तो जितनी भी ये सियासी जमातें हैं उनका हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। PTI का एजेंडा ये है कि किस तरीके से इक़्तिदार में वापस आया जाए और बानी PTI को किस तरीके से रिहाई दिलाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये हर दौर में उन्होंने अपनी एक कीमत लगवाई है, वो भी अब इसी चक्कर में है कि किसी न किसी तरीके से जो है उनको भी मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है उसमें एडजस्ट किया जाए या उनके बेटे को कोई वजारत दी जाए। बल्कि उनके बेटे तो बहुत पहले ही जो है वो 26वीं तरमीम का जब शोर उठा था वो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है,
मामला तय कर लेते हैं, लेकिन मौलाना कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर बैठे जिसकी वजह से उनकी बात नहीं बनी। तो बाकी दीगर जो लोग हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, एक एक दो दो लोग हैं और उनके साथ 10 लोग भी नहीं हैं जिन्होंने कोई तहरीक चलानी है या हुकूमत को टफ टाइम देना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ा अलायंस बन पाए और हुकूमत के खिलाफ जो है मौसर तहरीक और वो हुकूमत के लिए खात्मे का बाइस बने। ठीक है जी इलियास साहब। देखिए इस वक्त जो पीटीआई है वो सबसे मुलाकातें तो कर रही है, ये इनको पहले बहुत पहले करना चाहिए थी कि तमाम पार्टियों से राब्ते करके और जो भी इनका है उसको एजेंडे पर एक एजेंडे पर लेके आते और ताकि उनके भी मसले मसाइल उनके साथ होते कि यानी कि कोई ऐसा इसमें वो मसाइल उनके भी मसाइल भी साथ लेके चलते। तो ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई फिर भी उनको साथ मिलाते तो तब जाके होता, क्योंकि अब तो कोई इस तरह नहीं कर रहा है। यहाँ तो फिर अभी इनको वक्त लगेगा, क्योंकि जेयूआई के साथ तो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन मुलाकात की, पहले भी जब मुलाकात की थी तो उन्होंने अपना मसला तो वो क्योंकि सबसे बड़ी जमात है उनके पास एक स्ट्रीट पावर है और पीटीआई के पास है, लेकिन ये दोनों जब इकट्ठे यानी कि कोशिश की गई है, बातें तो एक दूसरे के लिए हक में कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ये तमाम सियासी पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे क्योंकि इनके आपस में मुखालफत रही है बहुत अरसा पहले। तो बाकी जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो इनके साथ मुलाकातें करने से इतना कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा पीटीआई को। ठीक है जी, आपको वक्त ख़त्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।